बचपना छोड़, बस चेयर से उठ। इतना ओवरलैप करने की जरूरत नहीं, और जब डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तपस्या। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों सुनूं मैं? बताइए ना। सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम गलत हो। ये जो तुम कर रही हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। जगधात्री, हम आपको बस इतना ही कहेंगे, जस्ट इग्नोर। तपस्या को इग्नोर करना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो एक तरह से घर में अटेंशन सीकर बन गई है। जब तक 4 लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। सुबह सुबह इंसान उठता है तो अच्छी अच्छी बातें करता है ताकि दिन अच्छा जाए, मगर तपस्या ने खुद के साथ साथ माया और बाकी घर वालों का भी मूड खराब कर दिया। तपस्या को इस बात की जलन है कि आखिर अब जगधात्री और शिवाय को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, वो भी इस घर में। जगधात्री अब एक बहू का फर्ज निभा रही है और वो जानती है कि किसे कैसे इम्प्रेस करना है। फर्स्ट मॉर्निंग आफ्टर वेडिंग और तुम दोनों इतने दूर दूर खड़े हो। शिवाय, कम ऑन, हग जीवी। बहुत ही खराब इंसान है तपस्या, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे तपस्या। ठीक है, ठीक है। और हाँ, हमेशा ड्रामा करती रहती है, तमाशा करती रहती है। कोई तरीका है? बाबा की चेयर ले लिया, एक इंसान जो उस घर का हेड है, आप आके उसकी चेयर ले लेते हो, बदतमीज़ी करते हो, और जाके वहाँ पे जगधात्री समझा रही होती हो। मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ कि वाह, एक तो इन्होंने सबको मना लिया है, पता नहीं कैसे करके पूरा परिवार आ गया है। जो हमारी शादी से भी जिनको निकाल दिया था, जो लोग पूजा में नहीं आए, आरती में नहीं आए, उसके बाद भी इनको पता है कि पल्लवी को बैग पसंद है, सोनाली को क्या करके बुलाना है, जगन काका को इन्होंने फ़ोन कर दिया है, माया जी तो है ही, पोहा बनाया उनके लिए पोहा बनाया है। आरती काकी के लिए क्या किया तुमने? आरती काकी को पार्सल गिफ्ट से इम्प्रेस किया। क्या बात है। जगधात्री तो सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, तभी तपस्या वहां पहुंचती है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता तो वो महेश जी की कुर्सी पर बैठ जाती है। तब माया का भड़कना तो बनता ही है। फिर क्या, जैसे तैसे इस ड्रामे से छुट्टी मिलती है तो तपस्या माया से लड़ना शुरू कर देती है। आज मेरी जो कंडीशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको क्लियरली पता है कि जगधात्री के इंटेंशंस मेरे लिए क्या है, लेकिन फिर भी आप उसे यहाँ पर लेकर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया था, आप उसे यहाँ पर लेकर आए, मेरे सामने, मेरे बराबर के इस टेबल पे उसे बिठाया, मेरी फैमिली के सामने। क्यों? अपनी पीड़ा उसे सुनाने लगती है कि भला जगधात्री को इस घर में क्यों जगह दी गई। आई थिंक तपस्या बिंग तपस्या थोड़ी सी वो क्राई बेबी टाइप्स बोल लीजिए, अटेंशन सीकर बोल लीजिए, एक उस पे है, एक बचपना है। एंड आई थिंक वो खुशी नहीं है इस बात से कि जगधात्री इस परिवार की बड़ी बहू बन गई है, और इस बात से वो बहुत दुखी है, बिकॉज वो बार बार हर सीन में यही जताती है सबको कि भाई मैं तो इस घर की नॉट ओनली बड़ी बहू, एक लौती बहू थी, पर नाउ बिकॉज शिवाय सच बाहर आ चुका है कि शिवाय इस घर का बड़ा बेटा है, बाय वर्चू विच जगधात्री बिकम्स द एल्डर बहू। तपस्या जो दूसरों को देख के जलता है, वो एक दिन खुद उसी आग में जल जाता है। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, वरना बाद में ना कहना कि हमने बताया नहीं था। क्यों जगधात्री, ठीक कहा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मनसुंदर सीरियल में सास बहू का ड्रामा कुछ कम था कि अब एक पापी गुड़िया भी आ गई है, और इस पापी गुड़िया का साया जो है वो रूही के परिवार के ऊपर हावी हो रहा है। और इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे हॉरर शो चाहे जितने भी टैकी बने हो बिल्कुल देखना अच्छा नहीं लगता। पापी गुड़िया की कहानी आपको देखने को मिलेगी सीरियल मनसुंदर में। सास बहू का ड्रामा क्या कम था, अब जो पापी गुड़िया को ले आए वो भी रूही की जिंदगी में। रूही को शक हो गया है कि ये गुड़िया रुचिता को हिप्नोटाइज करती है, इसलिए उसे दफना दिया है। लेकिन कुछ देर बाद जब रूही और रुचिता लुका छुपी का गेम खेलते हैं, तब रुचिता वहां पहुंच जाती है
जहाँ गुड़िया दफन होती है। फिर क्या, वो पापी गुड़िया रुचिता को अंदर खींच लेती है। गुड़िया को मैं इसीलिए दफनाने जा रही हूँ क्योंकि गुड़िया कहीं ना कहीं रुचिता को हिप्नोटाइज कर रही है और मुझे ये बात पता चल गई है। और एग्जैक्टली अभी ये चीज़ हमें भी नहीं पता है कि गुड़िया में ऐसा क्या है, बट मुझे लगता है कि गुड़िया से रुचिता को ज़्यादा ही अटैच हो गई है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं गुड़िया को दफनाती हूँ। रुचिता जब नहीं मिलती तो नाहर और रूही उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाहर उसी जगह पर पहुंचता है जहां गुड़िया दफन होती है और तब उसे रुचिता की हेयर क्लिप मिलती है। तब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रुचिता भी इसी मिट्टी के नीचे है। फिर क्या, जल्दी से मिट्टी हटाकर रुचिता को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो मम्मी ना दूसरी जगह जाकर छुपती है और मुझे लगता है कि मम्मी गड्ढे में छुपी होगी क्योंकि वो सारा ये मिट्टी ये करती है ना। तो मैं गड्ढे में ढूंढने जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मी आप आओ, मम्मी आप आओ। तो मैं उस गड्ढे में, मुझे कोई तो खींचता और मैं उसके अंदर ही रह जाती हूँ। आधा घंटा मुझे मम्मी ढूंढती रहती है, फिर नाहर आता है, वो भी मुझे ढूंढता है, फिर मैं फाइनली मिल जाती हूँ। रूही और नाहर की बेटी पर गुड़िया की नजर है क्योंकि गुड़िया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब देखते हैं कि इस नई चुनौती को भला रूही कैसे पार करती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लड़की ने मेरे रूहान का सर फोड़ा है ना, तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। दादी उससे गलती से लग गई होगी। दादी वो जानबूझकर क्यों करेगी ऐसा? नहीं मम्मी, गलती से नहीं, जानबूझकर रुचिता ने मारा। सुना, जानबूझ के आज बॉल मारा है, कल बैट मारेगी, फिर ना जाने क्या क्या करेगी। छोड़ो, इसे सबक सिखा कर आऊंगी। क्या कर रही हैं आप? कोई बीच में नहीं बोलेगा जब तक इसे सबक नहीं सिखाऊंगी ना, इसे अकल नहीं आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल आरंभी में आरंभी की सासू माँ, माय गॉड क्या ताने की बारिश कर रही है। मतलब बैक टू बैक ताने दे रहे हैं। शी मस्ट बी वन एक्सपर्ट एट डूइंग इट, और वो भी ध्रुव के सामने। भाभी हो तो आरंभी जैसी, जो अपने देवर राज की शादी की पूरी तैयारी का जिम्मा खुद संभाल रही है। आराम क्या चीज है आरंभी को नहीं पता।
बस उसका पूरा फोकस है कि शादी का डेकोरेशन एक क्लास होना चाहिए। पर काम के बीच जब आरंभी की मुलाकात सासू माँ से होती है तो मनोरंजन और भी बढ़ जाता है। टिपिकल सास की तरह डिम्पल अपनी बहू आरंभी को ताना मारती है। वो आरंभी को सुनाती है कि उसे तो विश्वास जैसा प्रिंस चार्मिंग मिल गया है, मगर वो प्रिंस चार्मिंग कितना दर्द दे रहा है वो तो डिम्पल नहीं बताना चाहेगी। आरंभी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी शादी ऐसी होगी। वैसे आरंभी ने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि उसे विश्वास जैसा प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, है ना आरंभी? हाँ देखिए, कंपैरेटिवली विश्वास की शादी तो सबसे अच्छी थी और वो भी दिल्ली में थी, तो वो जो हाव भाव था वो सब अभी यहाँ पर नहीं है। तो वो उसको यही याद दिला रही है डिम्पल कि आरंभी तुम्हारी शादी जो हुई थी वो इतनी बड़ी शादी हुई थी, 3 दिन तक चली थी और क्या क्या रिसेप्शन, और तुम्हें इतनी ज्वेलरी मिली थी, वो सारी कहाँ है। जैसे सास होती है ना टिपिकल सी, वैसे ही ये सीन लिख कर आया है। मुझे करने में बहुत मजा आ रहा था। सास बहू की टशनबाजी तो चलती रहती है, मगर आरंभी जानती है कि अपनी मर्यादा में कैसे रहना है। वो डिम्पल की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहती। हाँ, मगर उसे बुरा तो लगता है पर वो जाहिर नहीं करती। डिम्पल आरंभी और विश्वास की शादी की डींगे मारती है कि उन्होंने आरंभी के परिवार से फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी। प्रिंस चार्मिंग तो मिला मगर फ्री फंड का। हमने आरंभी के पेरेंट्स से एक ठेरिया नहीं लिया, हम है ही नहीं ऐसे। वैसे आरंभी वैल्यू करे या ना करे, यू नो, हम तो बस एक ही बात समझते हैं, नेकी कर कुएं में डाल। आरंभी तुम्हें याद है बेटा वो जो एक नेकलेस था डायमंड का जो यहाँ से यहाँ तक आया था और यू नो उसे पहनकर वो इतना भारी था कि तुम्हारी गर्दन झुक गई थी, याद है तुम्हें? बेसिकली डिम्पल आरंभी को ये जताना चाहती है कि आज उनके रहमो करम पर ही आरंभी की पहचान बनी है, वरना उसे तो कोई नहीं जानता। हाँ वो तो काम ही है ना, तो हमेशा याद दिलाती रहती है कि देखो मैंने तुम्हें इतना सामान दिया, देखो मैंने तुम्हें इतना तुम्हारे लिए किया, तुम्हें इतने कपड़े दिए, इतना जेवर दिया, इतना अच्छा पति दिया, इतना अच्छा घर दिया, स्टेटस दिया, सिंबल दिया, टंडन परिवार का नाम दिया। वो तो उसका काम ही है। डिम्पल हर समय आरंभी को यही बताती रहती है कि देखो तुम जो हो ना, तुम्हें कदर करनी चाहिए क्योंकि जो भी तुम हो वो हमारी वजह से हो। आरंभी को इतना पता है कि कैसे खामोशी से दूसरों का मुंह बंद करना है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ बुरा भला बोल के ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि आरंभी का कोई रिएक्शन आए, मगर आरंभी इन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। कहानी में अब 7 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद अब साइली का सचिन भी बदल गया है। सचिन को अब आप नए अंदाज में देख सकेंगे। वहीं सेट पर शो के प्रोड्यूसर राहुल कुमार तिवारी भी नजर आए, जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आखिर शो में लीप लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हर स्टोरी का एक टाइम आता है। हम लोग पिछले 2.5-3 साल से ये कर रहे हैं और अब वो टाइम आ गया था कि हम अपने व्यूअर्स को उड़ने की आशा का नेक्स्ट स्टेप दिखाएं, क्योंकि एक किसी भी नॉर्मल फैमिली में एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। वो प्रोग्रेशन शादी के बाद बच्चों का होता है। और जैसे आप हमारे शो को जानती हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि यहाँ से हम कैसे बच्चों के साथ उस घर में क्या तमाशा हो सकता है और बच्चों के साथ उस घर में क्या रिलेटेबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको दिखाने वाला है। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट लोग 2.5 साल से एक हमारे किरदारों के साथ जुड़े हैं एंड दर्शकों को भी देखने में बहुत दिलचस्पी है कि अगले पड़ाव में क्या लिखा है। यू नो सचिन साइली के बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने आगे की पूरी स्टोरी प्लान की है, लिखी है एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड। थोड़ा लुक भी चेंज कर लिया। 2.5 साल के बाद मैंने बाल काटे फाइनली। आई नो यू लुकिंग फ्रेश।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी एक बार फिर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर वैष्णवी की शादी करवाएगी और वैष्णवी की शादी इस बार नकुल से होगी। तुलसी को इस बात का बुरा लगेगा कि आखिर वैष्णवी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी, पर वैष्णवी जब अपनी बात बताती है तो उससे तुलसी जरूर कन्विंस हो जाएगी। नकुल, मैं नकुल के साथ हूँ। नकुल जो कि पार्थ का भाई है। अगर नकुल किसी और परिवार से होता तो शायद मुझे इतना गिल्ट नहीं होता, पर प्यार परिवार देखकर नहीं किया जाता। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कितने सालों से चल रहा है ये? 6 साल। और मैं अंजार से आई, उसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। 6 साल? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन किसी भी हाल में अनु को अपने घर लेकर जाना चाहेगा, मगर झेंडे आर्यवर्धन को घर भेजने की कोशिश करेगा। वहीं अनु की मां भड़क जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनु घर छोड़कर आ गई है। पर वहीं आर्यवर्धन भी अनु के घर आ जाएगा और जहां वो बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि अनु अपने ससुराल से अपने मैके आ चुकी है। समझने की कोशिश कर, घर लौट जा। अनु का गुस्सा जैसे ठंडा होगा वो अपने आप घर आ जाए। नहीं रहने, अनु मेरे साथ ही घर लौटेगी। उसके लिए चाहे मुझे एक दिन इंतजार करना पड़े या फिर 1 साल। किस बात पे झगड़ा हुआ है? आर्य जी तो इतने अच्छे इंसान है, उनसे झगड़े का कोई कारण हो सकता है क्या? ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से तुझे अपना पूरा सामान उठा करके यहाँ आना पड़ा? कारण मैं बताऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। गंगा माई जब आग में फंस जाएगी तो उसे बचाने कोई और नहीं बल्कि सिद्धू आएगा। गंगा माई आग में बेहोश हो जाएगी और उसी वक्त सिद्धू की नजर पड़ेगी गंगा माई पर। तब वो आओ देखेगा ना ताओ, वो किसी भी हाल में गंगा माई को बचाने की कोशिश करेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा वेलकम तो कोई भी नई बहू सोच भी नहीं सकती कि उसको मिलेगा उसके ससुराल में। हम बात कर रहे हैं राधिका की, लक्ष्मी निवास में। बोलिए, अभी 2-1 दिन तो हुए हैं शादी को, लेकिन ऐसे में ही राधिका पर गहनों की चोरी का इल्जाम लग गया है और लगाया घर वालों ने ही है। सवाल ये उठता है कि इस सबके बीच क्या वीर राधिका का साथ देगा? कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ये नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, तुम तो करो। अब ये तो सब जानते थे कि घर में जब चोरी हुई है फिर दादी ने इसका इल्जाम राधिका पर लगाया है। अभी कभी इसको घर से निकालो, हम इसका शकल ना देख पाएंगे। और हाँ, अरे ऐसी चोर लड़की को अपने घर में 1 मिनट भी और हम बर्दाश्त ना करेंगे। तो चोरी किए हुए गहने राधिका के कबर्ड से ही मिलेंगे। क्या भाई, ये भी कोई बताने की या दिखाने की जरूरत थी? माही ने वही किया जो हमने बाकी के सीरियल में करते हुए देखा है खलनायिका को। राधिका के कबर्ड में उसने दादी के गहने छुपा दिए। घर की 4 औरतें आई, राधिका का कबर्ड खोला और लीजिए गहने मिल गए। और यहाँ पर अब पूरी पिक्चर वैसी ही दिखाई जा रही है जैसा दादी देखना चाहती थी। वीर एकदम गुस्सा हो गया। राधिका के सामने वो आया और राधिका से कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन चोरी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे घर में चोरी की और वगैरह वगैरह वगैरह। अब राधिका को लग रहा है कि घर वालों को लग रहा है कि मैंने चोरी की,
चलो उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन वीर आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं कभी चोरी करूंगी। अब राधिका यहाँ पर रुको, ये ना वीर है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्या ही बोलूं अब, मतलब उफ 3 बार उफ। हाँ नहीं, मतलब मैंने तो चोरी नहीं की है, ऑब्वियसली वो प्लान किया गया है मेरे खिलाफ। इन-लॉज ने प्लान किया है। ये बोलना ज़रूरी था, ये मेंशन करना ज़रूरी था। #slaughter-a-lot। तो प्लान किया है उन लोगों ने, मैंने चोरी नहीं किया। और अचानक से वीर भी ऐसे हो जाते हैं मेरे खिलाफ, तो मेरे लिए वो एक चोरी का इल्ज़ाम लगना एक तरफ और वीर का मेरे ऊपर विश्वास न करना वो एक तरफ। मैं भी शौक हूँ कि वीर कैसे मान सकते हैं इस बात को। तो ये सवाल आप लोगों से है कि क्या लगता है आप लोगों को, क्या वीर सच में ये मान गया कि राधिका जी ने चोरी करी है या फिर कोई वो रास्ता निकालेगा? पहली बार राधिका जी से इस सुर में उसने बात करी है। घर वालों को खुशी हो इसीलिए वीर ने राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। अब वीर जानता है कि ऐसा करने से घर के बाकी के लोग रिलैक्स हो जाएंगे और वीर ना असली चोर का पता लगाएगा। मैं घर नहीं, मैं जेल में हूँ, बट हाँ किचन में मुझे पैर रखना अलाउड नहीं है। तो मुझे कोई चीज़ ऐसे किचन से चाहिए होती है, कुछ भी होता है तो वीर लेकर आते हैं मेरे लिए। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे वीर भी नहीं है, देविका भाभी नहीं, कोई नहीं है, और दादी पकड़ लेती है मुझे और फिर बहुत चिल्लाती है, गुस्सा करती हैं। तो पानी के लिए और उल्टा 4 बातें सुना देती है, तो पानी मिलता नहीं है, बहुत सारी बाकी चीज़ें मिल जाती है और प्यासी तड़प रही होती है, इतने में वीर आ जाते हैं। एक बड़ा फेमस मीम हुआ था, पानी पानी पानी, तो वो सीन अंकल जी मेरे को पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो कुछ ऐसा ही सीन था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीर वैसे का वैसे ही है जैसे वो पहले था। वो राधिका से बहुत प्यार करता है, राधिका के लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो जानता है कि राधिका कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी। फिर ये तो केवल एक नाटक था। इस नाटक के जरिए एक घर वालों का असली चेहरा उन्हीं के सामने लाना जो था। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं कहते, एक से भले 2। जी हाँ, द मोर द मेरियर, मतलब न जाने कितनी कहावतें बनी है, गाना भी बना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा। अब नहीं, मैं किसी को खेती बाड़ी करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इसी सोच के साथ मन्नत ने अब बच्चों को इंक्लूड कर लिया है विक्रांत की याददाश्त वापस लाने के मिशन में। ये दुनिया एक रंगमंच है बाबू मुशाए। यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि कठपुतली का डांस इसलिए भी होता है ताकि किसी की याददाश्त लौट आए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। विक्रांत की शादी होने वाली है, मगर यहाँ शादी के फंक्शन से तो ज्यादा हमें ये लग रहा है कि यहाँ सच्चे प्यार की जीत, मन्नत वाली प्रीत का रोमांटिक प्ले चल रहा हो। हालांकि यहाँ बंटी, युवी और दुआ बस ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह विक्रांत की याददाश्त लौट आए। मन्नत की साइड से भी दुआ, बंटी, बाप रे क्या बच्चे हैं ये, इतने स्मार्ट। मुझे तो ऐसे लगता है कि कहाँ से इतने स्मार्ट बच्चे हो रहे हैं। तो प्लॉटिंग चल रही है इनकी याददाश्त दिलाने के लिए। कभी चुपके से हमारे घर में घुस जाते हैं, कभी चुपके से खीर लेके चले आते हैं, कभी अभी को ऐसा
बहकलाते हैं या अपनी बातों में फंसाते हैं कि वो खा ले और उनको याददाश्त आ जाए। मन्नत को लगता है कि उसने मिलकर जो बच्चों के साथ प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि विक्रांत ने तो बच्चों की कोशिश को पैसों में ही तोल दिया। तो बंटी आप बताओ पहले कि ऐसा क्या कर सकते थे जो प्लान सक्सीड होता? सक्सेड हम उन्हें मतलब किसी तरह से, मुझे ये नहीं पता कि कैसे ले जाएं, पर हम किसी स्पेशल बॉडी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और उनकी ब्रेन की मेमोरी फिर से वही कर दे जो उनकी पहले थी। अब दुआ, आपका कोई सजेशन है कि कैसे हम ये सिचुएशन को सॉल्व कर सकते थे? मुझे लगता है जब इसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें और भी प्लान ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और फिर जो प्लान हमारा फेल होगा पर हम ज़्यादा ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई तो एक तो प्लान काम ही आएगा। That's nice. So basically keep going, persist, resilience, show resilience. And UV? Very nice. एक चीज़ तो अगर मैं कहूँ तो हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा हमें इस चीज़ के लिए अब हमें थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर लेना पड़ेगा। मन्नत को तो लगता था कि उसकी पहली प्लानिंग में कामयाबी मिल जाएगी, मगर भाई टीवी की दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि पहले ही अटेम्प्ट में हीरोइन को कामयाबी मिल जाए। पर कोई बात नहीं मन्नत, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मेहंदी, फिर हल्दी, फिर संगीत, फिर कहीं जाकर शादी होगी। आपके पास अभी 3 और लाइफ लाइन है। हाँ, हम वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही कर रहे होते हैं कि दुआ भी कुछ करती है, एक्सीडेंट हुआ नहीं होता, वो जानबूझ के कुछ ऐसा करती है जिसके लिए अभिमन्यु भाग के जाता है और उसे बचाता है। और शायद आखिरी लाइफ लाइन यानी कि शादी तक जब बात पहुंचेगी तब कहीं जाकर विक्रांत को याद आएगा कि मन्नत से ही उसकी असली प्रीत जुड़ी हुई है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मन अति सुंदर की। यहाँ राध्या और प्रथम जो है अब करेंगे जासूसी भैया इंद्रानी की। आई टेल यू, इतने प्रो होते हैं ना ये टेलीविजन के हमारे किरदार जासूसी करने में कि मुझे लगता है कि इनको तो ऑटोमेटिकली CBI रॉ में ले लेना चाहिए, बिकॉज देयर टैलेंट इज अनमैच्ड। राध्या तो हमारी जासूस बहुरानी है ही, लेकिन अब लगता है कि जासूसी का कीड़ा प्रथम के अंदर भी आ गया है। तभी तो देखिए दोनों मिलकर इंद्रानी पर नजर रख रहे हैं, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई है। अब ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि कंपटीशन में क्या हुआ। राध्या पर इल्जाम लगा क्योंकि उसका खाना खाने के बाद कंटेस्टेंट्स की तबीयत खराब हो गई। अब इन सब में अगर कोई शामिल है तो वो इंद्रानी है। बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हमने जासूसी करने के लिए और कुछ सुराग मिल भी गए हैं, तो होपफुली प्रथम मदद कर रहे हैं तो वो साबित कर पाएं कि राध्या निर्दोष है। क्यूट जासूस तो है ही हमारी है और मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे सीन्स भी आ रहे हैं जिसमें अब थोड़ा सा बॉन्डिंग दिख रही है प्रथम राध्या की। कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ नया करने को मिल रहा है एक्चुअली।
सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहे हम, सिर्फ ऐसे फेक केयर नहीं कर रहे, अब थोड़ा असली केयर देखने को मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। इंद्राणी ने एक ऐसी दवाई राधिका के खाने में मिलाई जिसकी वजह से ही इस सब की तबीयत खराब हो गई। लेकिन इन सब के बीच इंद्राणी की चाल तब उल्टी पड़ गई जब उसकी खुद की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब राधिका और प्रथम को शक तो हो रहा है कि आखिर इंद्राणी का इस कंटेस्टेंट के साथ क्या रिश्ता है। अब ये बात तो आपको पता है कि इंद्राणी कंपटीशन की जज है और ऐसे में जब वो एक कंटेस्टेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई तो जाहिर सी बात है कि राधिका और प्रथम को शक होगा। अगर कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट ना हो तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इतनी मेहनत कर कर हॉस्पिटल में नहीं आएगा और फिर पेशेंट के हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधेगा ताकि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंद्राणी को कुछ भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जासूसी कर रहे हैं, धुरंधर जासूस जो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और अब यहाँ पे जासूसी करने भी आ गई है। तो और इंद्राणी का बैकअप प्लान भी है कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो बोल देगी कि मैं तो इंसानियत के नाते आ गई हूँ। तो पर खैर इस बार बचने का चांस बहुत कम है क्योंकि वो जो रक्षा सूत्र और बहुत चीज़ें लेकर आई है और ब्लड डोनेट भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कोई अपना ही अपने के लिए करता है, इतनी भी इंसानियत नहीं कोई दिखाता। तो अब देखते हैं। और आज तो पति का भी साथ मिल गया है तो मुझे लगता है कि बचने के चांस कम है। अब जिस इंसान ने वो दवाई इंद्राणी तक पहुंचाई उस तक प्रथम पहले ही पहुंच चुका है। ऐसे में उसे इस सच तो पता चल ही चुका है। अब आगे आने वाले ट्रैक में ये देखना होगा कि प्रथम और राधिका ये कैसे साबित करेंगे कि ये सब कुछ इंद्राणी की साजिश है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल यादें की और उसमें जुनूनी इश्क की। नहीं मर्जर नहीं हो रहा इस जुनूनी और क्या कहते हैं इस सीरियल का। लेकिन क्या है कि वानी जो है ना वो एकदम साइकोटिक लवर बन गई है और फाइनली अब ये पता लग गया है कि वो अपना पीछा यानी खुद को ही स्टॉक करा रही थी। मतलब ये तो गजब है भैया। अब देखिए ये तो हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि एक न एक दिन वानी को देव से प्यार हो ही जाएगा और देव को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब वही हुआ जो हमने कहा था। देव को पाने के लिए वानी ने खुद से ही खुद को स्टॉक करना शुरू कर दिया। पहले गुलाब के फूल भेजे, फिर खुद से खुद को मैसेजेस किया, प्यार भरे गाने भी बजाए ताकि देव को ये लगे कि वाकई में कोई पीछे पड़ गया है वानी के। देव सिंपैथी दिखाएगा और फिर वानी अपने प्यार का इजहार देव से करेगी। वेल आई थिंक प्यार लोगों से अजीब अजीब चीज़ें कराता है। सो वानी बीइंग इन लव, क्रेजीली इन लव विद डॉक्टर देव, आई थिंक इस वजह से उन्होंने ये सब किया है। ऑफ कोर्स हम सबको पता चला है तो शॉक भी लगा है, बट फॉर सृष्टि एज अ वुमन उसे बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद मेमोरी लॉस जो हुआ है उस वजह से वानी का दिल टूटा है। सो समवेयर सृष्टि इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ब्लेमिंग हरसेल्फ। अब सृष्टि जरा आप बताइए, आपको भी लगा होगा ना ऐसा आगे हो सकता है? क्योंकि बहुत कम दिनों में देव के करीब आ गई थी वानी। अब जब देव के सामने सारा सच आया तो वो चौंक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वानी ऐसा करेगी। अब देव बाबू प्यार पाने के लिए तो लोग क्या क्या कर जाते हैं। वानी ने तो केवल गुलाब के फूल भेजे हैं, एक दो रोमांटिक गाने सुनवाए हैं आपको और ऐसा कहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इतना ही किया है वानी ने और आप उसे कितना कुछ सुना रहे हैं।
अब देव ने जो कहा वानी ने सुना और उसके बाद वानी एकदम से इमोशनल हो गई। कुछ किया है उसने, खुद को रोजेस भेजे हैं और मिरर पे आई लव यू का मैसेज लिखा है, कुछ ब्लूटूथ पे स्पीकर पे गाने चलवाए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, जो भी स्टॉकर टाइप चीज़ें वो सब की। हाँ उसने फाइनली, हाँ रियलाइजेशन के लिए क्या है और क्या है उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, बट हाँ ये ज़रूर पता चला है दैट शी इज़ बीन डूइंग दिस टू हरसेल्फ। वेल प्यार तो प्यार ही होता है और उन दोनों के बीच का प्यार क्या है वो डॉक्टर सृष्टि को बिल्कुल नहीं पता, तो उस बारे में आपको उनसे पूछना होगा। अब देव की याददाश्त नहीं थी तो हम ये नहीं कहेंगे कि वानी ने उस बात का फायदा उठाया, ऐसा नहीं है। वो वाकई में देव को चाहती है और सृष्टि को लगता है कि कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है। अगर देव को सृष्टि ने अकेला ना छोड़ा होता तो कभी वानी उसके इतने करीब ही नहीं आती। अब जो हुआ सो हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहानी अब ट्रायंगल लव स्टोरी के साथ आगे बढ़ेगी? क्या वानी देव की जिंदगी से चली जाएगी? अब होगा तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस सीन के हिसाब से वानी का आज आखिरी दिन है सेट पर। वो खुद से ही देव को दूर कर लेगी और उसके बाद सृष्टि और देव अपनी जिंदगी की एक बार फिर से नई शुरुआत करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतनी ही कहानी है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो जाता है वो लौटता भी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं हवन करते ही हाथ का जलना। क्या है ना कि वसुधा की सासू माँ वसुधा को ये तेवर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वसुधा जो है वो इंडिपेंडेंट बने, उसको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो वो बड़ी कठोर नजर आ रही है ना। और मजे की बात ये है कि उनके खुद का बेटा जो है उनकी इस बात से वाकिफ नहीं है, तो बस वसुधा के सामने वसुधा की सासू माँ का पर्दाफाश कर रहा है। कि जब एक बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ उसे और पूरे परिवार को धोखा दे रही है, तो बताइए बेटे का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा ना, जैसा कि अभी आपने देव का देखा। देव को लगता था कि चंद्रिका देवी वसुधा को बहुत प्यार करती है और जैसा कि आप सबने देखा भी है, वाकई में चंद्रिका देवी ने वसुधा को बहुत प्यार दिया है। बहू का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उसे कभी पीछे भी नहीं रखा। लेकिन अब कहानी ऐसी दिखाई जा रही है, देव को ऐसे पता चलता है कि अब तक वसुधा के बिजनेस में जितने भी नुकसान हुए हैं, वसुधा को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो सब कुछ मासा ने करवाया है जानबूझकर, ताकि वसुधा अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सके। अभी जो कुछ भी चल रहा था, जैसे कि मेरे अचार के ऑर्डर्स सारे जब्त हो गए थे, मेरी फैक्ट्री में ताला लगवा दिया था और बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे वसुधा को इंग्लिश नहीं आती है तो उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले ऑफिसर्स भेज दिए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये अब सारी कड़ियाँ जब जोड़ के देख रहे हैं तो देव को ऐसा ही लग रहा है कि वो सब देवी हुकुम ने करवाया है। बट अभी नथिंग इज़ क्लियर कि किसने क्या किया है, बट ऐसा देव का विजन है। अब कुछ लोग आए हैं जो वसुधा के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। 25 लाख रुपए तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया। अब मासा को लगता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर आया कहां से, जरा इसका पता भी लगाना चाहिए। एक्चुअली ये जो इन्वेस्टर आए हुए हैं इनको मैं पहचानती नहीं हूँ, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कौन है ये, क्या कर रहा है, मुझे और जानना है और बात करनी है। पर देव बहुत मौका नहीं देता है बात करने की। देव बोलता है चलिए चलिए करके लेकर जाता है, और इसीलिए मुझे फिर मैं मयूर जी को इशारा करती हूँ कि उनका कुछ करो, मतलब नंबर ले लो
सो मैं फिर नंबर लेके उनसे बात करती। वहीं दूसरी ओर जब देव को इस बात का पता चला कि मासा ने जानबूझकर सब कुछ करवाया है, वसुधा को वो आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं, फिर क्या? देव ने पूरा घर सर पर उठा लिया। जरा देखिए ना, अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देव हुआ क्या है। दादी साभी देव को रोकना चाह रही है, सबके मन में सवाल है। तो वहीं वसुधा भी अपनी देवी हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है। तो क्या अब ऐसा होने वाला है? देव और वसुधा के बीच में भी दरार आ जाएगी और जिसकी वजह चंद्रिका देवी हो सकती हैं। और वसुधा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देवी हुकुम कभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो देव बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है कि मेरी अपनी मासा और जो वसुधा से इतना प्यार करती हैं, जो बोलती हैं कि वसुधा उनके दिल के करीब है, जो उसे नौकर नहीं समझती हैं, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। और वो बोलता भी है कि आपकी जलन है वसुधा के लिए, आप कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाए। तो बस ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में हो गई है। वैसे तो राइटर ने कहानी को ओपन छोड़ रखा है, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ना चाहे उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब ये अचार वचार वाले बिजनेस का बहुत हो गया। अब थोड़ा सा कहानी को रोमांस मोड पर लाना चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गाना बना था इश्क वाला लव और एक होता है सर्दी वाला लव, जो आमतौर से स्क्रीन पर, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जरूर दिखाया जाता है कि हीरो या हीरोइन में से एक को सर्दी लग जाती है एंड देन देयर इज दिस रोमांटिक सिचुएशन व्हिच इज क्रिएटेड। कैसे, मुझे नहीं समझ आता भैया। इट इज वेरी कंटेजियस, दूर रहो तुम्हें भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो रोमांस सूझ रहा है हर किसी को। सर्दी, खांसी और जुकाम से कैसे होगा आराम, और ऊपर से जब बदन बुखार से टूटे तो इंसान की हालत तो खराब होनी ही है। अब मुंबई की बारिश ऐसी है कि सबका मन करता है बारिश में भीगने का। बारिश में घर वालों के साथ भीगकर धीरज ने मस्ती तो कर ली, लेकिन अब इसके चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई है। गरम खून है हमारा, गरम ठंडा पड़ गया, आ गए मजे। और नाच लो थोड़ा। तुम ना एक नंबर के छोटे बच्चे हो। काके ब्रांडी पिलाते जैसे बच्चों को पिलाते। दिमाग मत खराब करो, जाओ जाके बाम लाओ, बाम लगाओ, हमारी लग बहुत खराब हो जाएगी। अब रज्जी और धीरज के बीच का रिश्ता ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। पहले तो धीरज को रज्जी ने खूब ताने मारे, लेकिन जब उसे समझ में आया कि वाकई में धीरज की तबीयत खराब है, तो देखिए रज्जी ने कैसे रखा धीरज का ख्याल। ठंडे पानी की पट्टी भी की रज्जी ने, ताकि धीरज का बुखार जल्द से जल्द उतर जाए। अब जिस तरह से धीरे धीरे रज्जी को फिक्र होने लगी है धीरज की, उसे देखकर तो यही लगता है कि पति पत्नी का ये रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है।
धीरज को जो फीवर आ गया है उसी में धीरज को बहुत ठंड लग रही होती है, तो रज्जी वही ठंडे पानी की पट्टी वगैरह रख रही होती है और वही धीरज की हेल्प कर रही होती है। जो मतलब धीरज दवाई वाई नहीं खा रहा होता खुद से, तो रज्जी दवाई खिलाती है, फिर थोड़ा कंबल वम्बल उड़ाती है, तो वही केयर कर रही है पूरी तरीके से रज्जी। और धीरे धीरे हाँ वो मतलब दोनों के बीच में वो लव और केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है। वैसे रज्जी तो ऐसी ही है, जिससे उसे प्यार हो जाता है उसे वो अपने दिल के बहुत करीब रखती है, और जिससे उसे नफरत हो उसे तो छोड़ती नहीं है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे नर्मदा और रज्जी मिलकर मोगरा को ताने सुना रहे हैं। अब वो क्या है ना कि मोगरा ने जो प्लान बनाया वो तो फेल हो गया। ऐसे में मौका मिल गया इन्हें मोगरा को खरी खोटी सुनाने का। मैंने यही बोला, मैंने कहा थोड़ा सोचो, थोड़ी अच्छी चालबाजी सोचो, वरना हर बार फ्लॉप होगी, मजे नहीं आएंगे हमें फिर। तो बस यही बोला है, एंड और भी कुछ बोलेंगे आगे। फर्क भी पड़ता है ना, बेचारी अकेली है। हाँ थोड़ा टीम थोड़ा, पर हम दो होके भी हारते ही जाते हैं यार। तो हमें कभी कभी विन मिलती है तो हम सुना देते हैं फिर। इतने चालबाज नहीं है ना, हम क्या करें। हाँ। भगवान के सामने ताने भी दे रहे होते तो उन्हें भी पता है कि सही और गलत कौन है इस वक्त, और कितना सहेंगे यार, कभी ना कभी कुछ तो बोलेंगे ना। और ऐसा कुछ बोला नहीं है, जस्ट हमें रियलाइजेशन उसको जो कभी होगा नहीं, बस वही करवाने की कोशिश है कि भाई हम जीत रहे हैं, तू हार रही है। वैसे अगर रज्जी को इसी तरह से धीरज और नर्मदा का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये तीनों मिलकर ना मोगरा को जरूर इस घर से बाहर निकालेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं कि ना घर के रहे ना घाट के, और ये हालत हो रखी है बेचारी संगम की। क्या है ना कि बरेली के बच्चन में संगम के घर वालों ने संगम को एक तरह से डिसोन कर दिया है, क्योंकि उसकी शादी एकाएक हो गई विदाउट एनीबॉडीज अप्रूवल। अब बेचारी संगम करे तो क्या करे। प्यार किया तो डरना क्या, पर संगम के साथ तो कहानी ही कुछ और है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली बात हो गई। संगम ना तो कृष्णा से प्यार करती है ना प्यार, बस वो उस शादी के बंधन से बचना चाहती थी जो सोने के पिंजरे में कैद जैसी थी। और ये बात उसने अपने पिता को बताई भी थी कि वो अगर शादी से इनकार कर देते हैं तो वो कृष्णा से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। आज उसी के कारण देखो क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है संगम को। संगम को अपना ही भाई धक्के मार कर निकाल रहा है और कह रहा है कि वो उसके और परिवार वालों के लिए मर चुकी है। मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पता चल रहा है कि पापा को हार्ट अटैक आया है, बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू में है वो, पर मुझे मार पड़ रही है सुबह से। मतलब माँ के पास आई हूँ तो वो मार पीट रही हैं, बोल रही हैं अपनी शक्ल मत दिखा, ये मत कर, वो मत कर, और बहुत रोना धोना चल रहा है। इंटेंस इमोशंस, हाई इमोशंस चल रहे हैं, पीक कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। संगम के पापा को हार्ट अटैक आया है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, इसलिए तो संगम कृष्णा के साथ आई है उन्हें देखने के लिए। मगर घर वाले संगम पर तानों की बौछार कर देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में वो भला क्या करे, क्योंकि अब तो अपने ही उसे पराये कर चुके हैं और जो अपना बनने की कोशिश कर रहा है उससे तो संगम को प्यार ही नहीं है। बेटर हाफ तो मेरी तरफ से तो मैं शादी को मान ही नहीं रही हूँ, पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। अभी वो तो शुरू में खड़े हुए हैं, क्योंकि मम्मी भी जब मैं मम्मी से बात कर रही होती हूँ तो यही बोलते हैं कि मम्मी भी यही बोलती हैं कि तू इसको फिर से ले आई, ये हो गया वो हो गया। भाभी का भी यही कंप्लेन है कि जिसके साथ तू भागी थी तो उसके साथ वापस कैसे आ सकती है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो मैं इनको बोलती हूँ नहीं, बस हमें छोड़ने आया है, ये और कुछ नहीं कर रहा है, बस हमारी मदद कर रहा है। पर ये सब इतना हाइटेंड इंटेंस इमोशंस देख के मैं कृष्णा से जाके बात करूँगी, अभी जो हमारा बचा है शूट करना रहता है, पर वो एक बातचीत होगी कि अब हम अपने
अलग अलग रास्ते चलते हैं, क्योंकि मैं इस हालत में तो अपनी फैमिली को नहीं देख पाऊँगी बिल्कुल भी। तो वही है, वो आए तो हैं यहाँ पे, पर उनकी भी ज़्यादा मतलब उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। संगम अब यही फैसला लेगी कि वो कृष्णा का साथ छोड़ देगी, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ जाएगी। पर समय का पहिया इन दोनों को एक बार जरूर मिलाएगा। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा और मुझे भी देखना पड़ेगा ये क्या होने वाला है। पर हाँ, क्योंकि ये एक तरफा प्यार था, मतलब या होगा या रहेगा बहुत टाइम तक, तो उसके लिए बहुत ही मतलब ऐसा होने वाला है कि चलो ठीक है, एक तरफा प्यार तो था ही, पर अब वो भी नहीं रहा, अब ये भी मुझसे बिछड़ रही है। तो देखते हैं अब शुरू होने से पहले ही ख़त्म होगी या क्या होगा। संगम कौन सा घर चूज़ करने वाली है, अपना मायका अपना ससुराल, या आप देखिए, जानिए, एपिसोड्स देखिए। ये तो हमें पूर्ण विश्वास है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल में कुछ एक्साइटिंग लाना होना तो आमतौर से क्या होता है, मतलब व्हाट आर दोस ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स। एक तो होता है लीप ले लो, छलांग मार दो और कहानी को कहीं से कहीं पहुंचा दो। एक होता है याददाश्त गायब हो जाती, पता नहीं एकाएक कैसे। तीसरा हमशक्ल आ जाता है। और जब ये सब काम ना कर रहा हो तो चौथा नाग देवता प्रकट हो जाते हैं और डस लेते हैं, जैसे कि जाने अनजाने में रीत को डस लिया है। सामना तो रीत हमेशा ही करती रहती है, लेकिन इस बार नाग देवता से उसका सामना हुआ है। और देखिए, बिना डरे उसने सांप को अपने हाथों में ऐसा उठाया जैसे ये उसके लिए रोज का काम हो। अब टीवी की बहुरानी है रीत, तो भाई देखिए, खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। और फिर रियांश की जान भी तो बचानी थी, जिसके चलते रीत ने खुद को खतरे में झोंक दिया। और फिर देखिए क्या हुआ, सांप ने रीत को काट लिया। सांप का जहर तो बहुत जहरीला होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जहर है बुआ जी के मन में रीत और उसके बच्चे के लिए। तभी तो रियांश को मारने के लिए ये सब कुछ प्लान किया बुआ जी ने। ये बच्चा जो घर में है वो मुझे नहीं पता कि मेरा है, बट ये तो मुझे लगता नहीं सामने आएगा, क्योंकि दिस इज द ओनली ट्विस्ट वी हैव राइट नाउ। और बुआ जी तो अपनी चाल चलती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, वो तो नहीं रुकने वाली। शारदा एक्चुअली कुछ भी करेगी ताकि उसे जेल ना जाना पड़े, तो वो ये सच तो बड़ी मुश्किल से बाहर अगर आ भी गया तो अपने आप को किस तरह से बचाने की कोशिश करेगी। पहले तो ये कोशिश करेगी कि ये सच कभी सामने ना आए, कभी भी सामने ना आए, क्योंकि जिस दिन ये सामने आ गया उस दिन इस घर में तो उसकी जगह नहीं है। अब देखिए, बुआ जी ना ये बात अच्छे से जानती है कि अगर रीत के सामने ये सच आ गया कि घर में जो बच्चा है वो रीत का ही है, तो उनकी पोल पट्टी तो खुल जाएगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि रियांश को उन्हें अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और मुझे पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है और एक औरत ने मुझे कहा था कि मैं उससे मिलने आऊँ, और मैं उससे मिलने चली गई, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो मैं वहाँ गई थी। तो कहीं ना कहीं राघव को भी ये लगता है कि ये सब मेरा वहम है और कोई मुझसे मेरे साथ मजाक कर रहा है, और मैं उस बातों को सीरियसली ले रही हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है। तो मुझे लगता है ये सब फसाद की जड़ वो रियांश ही है। अब रियांश जब तक रहेगा तब तक मैं तो नहीं जीत सकती, क्योंकि जो आ रहा है वो मेरी क्लास लगा के चले जा रहा है। वैसे हम आपको ये बता देते हैं कि रीत को एक औरत ने मिलने के लिए बुलाया था। रीत को उस औरत ने ये भी बताया कि उसका बच्चा जिंदा है, यानी कि कहीं ना कहीं रीत को अब आधा सच तो पता चल चुका है। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि टीवी की बहुरानियां आखिर में ये पूरे सच तक पहुंच ही जाती हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।